जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 11। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि दयनीय दुर्दशा की जननी है शराब। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की शत्रु है यह शराब। शराब से होने वाली नैतिक और आध्यात्मिक हानियों के संबंध में खलील जिब्रान ने लिखा है, शराब शैतान की ईजाद कही जाती है। इस्लाम की किताब में कहा गया है कि जब शैतान ने पुरुषों और स्त्रियों को ललचाना शुरू किया तो उसने उन्हें शराब दिखाई थी। कितने ही मामलों में ये देखा जा सकता है कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। उसके नशे में वे कुछ क्षणों के लिए उचित और अनुचित का, पुण्य और पाप का, यहाँ तक कि बहन और स्त्री तक का भेद भूल जाते हैं। मांसाहार और शराब दोनों के बारे में यह सोचकर निर्णय लिया जाना चाहिए कि हमें खाने पीने और आमोद प्रमोद के लिए नहीं जीना है, बल्कि हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए और हम उसका उपयोग मनुष्य की सेवा में कर सकें। खलील जिब्रान के उपरोक्त कथन में संत और मनीषी की अंतर्दृष्टि समाई है और यह सही भी है कि मनुष्य शराब पीकर पशु से भी नीचे गिर जाता है। न उसकी बुद्धि काम कर पाती है, न विवेक। मनुष्य की दृष्टि से विचार करना तो दूर रहा, उसके लिए स्वयं के प्रति मनुष्य होने का बोध तक नष्ट हो जाता है। राष्ट्रपिता गांधी भारत को समृद्ध और संपन्न बनाने से पहले भारतवासियों को नैतिक और मानवीय दृष्टि से इतना ऊंचा उठा हुआ देखना चाहते थे कि वह अपनी समृद्धि और संपन्नता का सदुपयोग सारी मानव जाति के हित में कर सके। जिस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी, उस स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने हरिजन पत्र के 2 जनवरी 1937 के अंक में लिखा था, स्वराज्य की मेरी कल्पना के विषय में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूरी मुक्ति और पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। उसके 2 दूसरे उद्देश्य भी हैं। एक छोर पर है नैतिक और सामाजिक उद्देश्य तथा दूसरे छोर पर इस पक्ष का दूसरा उद्देश्य है धर्म। यहाँ धर्म शब्द का सर्वोच्च अर्थ अभीष्ट है, उसमें सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। उनकी स्वराज्य की जो कल्पना थी उसमें स्वतंत्रता, समृद्धि, सामाजिक उत्कर्ष और नैतिक आदर्शों के प्रति आस्था, इन 4 विशेषताओं का समावेश है। ये चारों विशेषताएं अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना बाकी सबका मेल फीका और अधूरा रह जाता है। इनमें भी नैतिक आदर्शों का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इसके अभाव में स्वतंत्रता, समृद्धि, उन्नत समाज अंततः हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। मनुष्य का नैतिक उत्थान करने के लिए और भी बातें आवश्यक हैं। जहाँ तक उस लक्ष्य को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को निरस्त करने का प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम शराब को बंद करना आवश्यक समझा था। उन्होंने अपने इसी मंतव्य को स्पष्ट करते हुए यंग इंडिया के 25 जून 1931 के अंक में लिखा था, यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए ही बंद करा दिया जाएगा और कारखानों के मालिकों को अपने मजदूरों के लिए मनुष्योचित परिस्थितियां निर्माण करने तथा उनके हित में ऐसे उपहार गृह और मनोरंजन गृह खोलने के लिए मजबूर किया जाएगा, जहां मजदूरों को ताजगी देने वाले निर्दोष पेय और उतना ही निर्दोष मनोरंजन प्राप्त हो सके। मनुष्यता की शत्रु शराब का प्रचलन बंद करने के लिए महात्मा गांधी तो यहाँ तक तैयार थे कि मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे लिए यह सहन करना संभव नहीं कि हमारे हजारों लोग शराबी हो जाएं। अगर भारत में शराबबंदी जारी करने के लिए लोगों को शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह कीमत चुकाकर भी शराबखोरी रोकना पसंद करूंगा। उनके इन विचारों में मद्यपान के विरुद्ध कोई आत्यांतिक पूर्वाग्रह नहीं समझना चाहिए। उन्होंने समाज को दिशा देने वाले मनीषी की दृष्टि से मद्यपान के कारण होने वाले मनुष्यों के नैतिक और चारित्रिक पतन को देखा
तथा मानवीय आदर्शों की स्थापना के लिए अपनी व्यग्रता और व्यथा को इन शब्दों में व्यक्त किया। नशा कोई भी हो, मनुष्य के स्वास्थ्य, शक्ति एवं चरित्र को हानि पहुंचाता है, उसके मस्तिष्क और बौद्धिक गुणों को कुंद बनाता है। शराब पीने के बाद उसका प्रभाव सर्वप्रथम मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है। उसमें रहने वाला विषैला तत्व शरीर के अन्य क्रियाकलापों को तो गड़बड़ाता ही है, लेकिन सर्वप्रथम मस्तिष्क के उन केंद्रों को प्रभावित करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण करते हैं। फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों पर से मस्तिष्क का नियंत्रण हट जाता है। यही कारण है कि शराब पीने वालों की जबान लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर जवाब देने लगते हैं, चलने फिरने में भी वह ठीक से समर्थ नहीं रह जाता और जहां तहां गिरने पड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त मद्यपान के कारण मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट प्राय हो जाती है और सोचने विचारने की क्षमता से रहित होकर अपने आप को मुक्त समझने लगता है। इस स्थिति में मद्यप को थोड़ी सी उत्तेजना का आभास भी होता है। इस दशा में दो तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो यह कि व्यक्ति यदि खुश मिजाज है तो शराब पीने के बाद जरूरत से ज्यादा हंसी मजाक और बकवास करने के साथ झगड़ालू भी हो उठता है। जरा सी बात पर गाली गलौज मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। दूसरी स्थिति में व्यक्ति यदि एकांत प्रिय है तो वह खामोश, सुस्त और उदास होकर बैठ जाता है। यह उदासी भी कम हानिकारक नहीं होती। उदास रहने वाले व्यक्ति अपने आप को इस नशे के कारण कई बार इतने अकेले, दुखी और क्लांत अनुभव करने लगते हैं कि उन्हें आत्महत्या का रास्ता ही सूझता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शराब पीकर केवल नशे में ही अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर देखा और अपने हाथों अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मद्यपान चूंकि मनुष्य के सोचने विचारने की, समझने बूझने की विवेक शक्ति को विदा कर देता है, इसलिए शराब को मनुष्यता का शत्रु कहा गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता यही तो है कि सोचने विचारने और समझने बूझने में सक्षम है। मस्तिष्कीय विशेषता ही एकमात्र वह विशेषता है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती और विशिष्ट बनाती है। जब यही शक्ति नष्ट हो जाए या निष्क्रिय पड़ जाए तो मनुष्य मनुष्य भी नहीं रह जाता और पशु भी नहीं बन पाता। इसीलिए कहा गया है कि शराब जब मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है तो वह सबसे पहले आदमी को बाहर निकाल देती है। यह कथन अक्षरशः सही है, क्योंकि जब मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति को ही निष्क्रिय कर देती है तो उसमें भला बुरा सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आएगी। यही कारण है कि संसार में जितने भी अपराध होते हैं उनमें से अधिकांश शराब पीने के बाद ही किए जाते हैं। कुल मिलाकर शराब के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य, धन, समय और मान मर्यादा तो नष्ट होते ही हैं। उस सब को परे छोड़ दिया जाए तो भी चारित्रिक एवं मानवीय दृष्टि से मनुष्य का जो अधःपतन हो जाता है, वही एक इतना बड़ा कारण है कि मद्यपान अनुचित, अवांछनीय, घृणित और त्याज्य ठहरता है। इतने पर भी विश्व के प्रायः प्रत्येक देश में नशाखोरी महामारी की तरह फैलती चली जा रही है। इस कुटेब में प्रायः सभी वर्ग के स्त्री पुरुष संलग्न पाए जाते हैं। सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार विकसित देशों में प्रति 3 पुरुषों के पीछे एक महिला शराब पीने की अभ्यस्त है। भारत में यह अनुपात प्रति 10 पुरुषों के पीछे एक महिला का है। विश्व में सर्वाधिक नशे की शिकार फ्रांस की महिलाएं हैं। प्रति 12 महिलाओं में से एक महिला मद्यपान करती है। अमेरिका एवं इक्वेडोर में कुल आबादी का 12.5% भाग इस बुराई से ग्रस्त है। दिल्ली स्थित सामाजिक विकास परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अपने देश के विश्वविद्यालयों में भी नशेबाजी का अनुपात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन संस्थाओं में मद्यपान करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 11.6% तक पाई गई है। 4 महानगरों में यह अनुपात 21.2% तक है। पाया गया है कि शराब पीने के मामले में वाणिज्य के छात्रों की संख्या विज्ञान के छात्रों से दुगनी से भी अधिक है। वाणिज्य संकाय में 50.9% छात्रों ने शराब पीना स्वीकार किया, जबकि कला संकाय में केवल
6% तथा विज्ञान में 22.4% विद्यार्थियों ने मद्यपानी होना स्वीकार किया। इससे न केवल शक्ति की बर्बादी होती है वरन पीने वाले अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य गंवाते और भविष्य अंधकारमय बनाते हैं। शराबी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन ही नहीं गड़बड़ाता वरन अपने परिवार को, पड़ोस एवं परिकर को भी नरकमय बना देता है। इससे जहां संपत्ति की बर्बादी होती है वहीं व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो बैठता है और एक दिन नकारा होकर स्वयं भी मानसिक व्यथा का शिकार बन जाता है। इस लत से कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन एवं जापान में एक सबसे बड़ा कारण पुरुषों का शराबी होना है। इस संदर्भ में सोवियत वैज्ञानिकों ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है और कहा है कि जो दंपत्ति शराब के नशे में धुत होकर संतानोत्पादन में संलग्न होते हैं वे कभी भी स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे सकते। शराब के दुष्प्रभाव के कारण अनेकों विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे दंपत्तियों से जन्मे शिशुओं का आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्ध 80 से भी कम होता है, जबकि सामान्य दंपत्ति के शिशु का आईक्यू 900 होता है। इन शिशुओं में और भी कई प्रकार के जन्मजात रोग पाए जाते हैं, जिनके जन्मदाताओं में से एक भी शराब पीता है। वैज्ञानिकों ने गहन शोध अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बताया है कि प्रतिदिन 2 से अधिक बार मदिरापान करने वाले व्यक्ति के हृदय का बायां वेंट्रिकुलर मास अधिक बढ़ जाता है। इससे हृदय की गति तीव्र और लय अनियमित हो जाती है। परिणाम हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। उनके अनुसार शराब की कुछ ही बूंदें लेते रहने पर भी हृदय कोशिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। अधिक पीने पर तो मरण भी शेष रह जाता है। विशेषज्ञों एवं समाज सेवियों को उनकी सलाह है कि तमाम प्रचलित एवं परोक्ष उपायों से जितनी जल्दी हो सके इस लत को छोड़ने के लिए मद्यपियों को विवश किया जाए, नशेबाजी के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए, अन्यथा भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में इसका अभिशाप अनेकानेक प्रकार की शारीरिक मानसिक रुग्णता के रूप में भुगतना पड़ेगा। 1 मिनट में औसत 70 बार धड़कने वाले संवेदनशील हृदय हर धड़कन के साथ 2 औंस रक्त निकालकर शरीर को सींचता है। इससे अधिक रक्त निकलने के लिए पंपिंग क्रिया का बहुत तेज होना आवश्यक है, पर उस स्थिति में शुद्ध और अशुद्ध रक्त वाले कोठों को पृथक रखने वाली झिल्ली क्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। शराब पीने की स्थिति में हृदय के अन्य अवयव इस झिल्ली को भारी आघात से बचाने के लिए शक्ति भर चेष्टा करते हैं, इसलिए शरीर की क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं और यदि हृदय कमजोर हुआ तो झिल्ली भी संभल नहीं पाती, हार्ट फेल हो जाता है और मनुष्य मर जाता है। जो लोग पहली बार शराब पीने से मरते नहीं उनका हृदय कमजोर होता चला जाता है और वे भी एक दिन अकाल में ही काल कवलित हो जाते हैं। हृदय शरीर का सर्वाधिक संवेदनशील भाग है, इसलिए उसकी रक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। वैसे उसका असर शरीर के प्रत्येक अंग पर दूषित ही पड़ता है। पेट को ही लिया जाए जहाँ शराब का सबसे सीधा और पहला आक्रमण होता है। अन्न जहाँ पहुँचता है पेट के उस भीतरी भाग पर आंतों में से कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे एक प्रकार का रस निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यही रस पाचन क्रिया में सहायक होता है। शराब इन ग्रंथियों में सूजन पैदा कर देती है, फलस्वरूप पेट की पाचन शक्ति जाती रहती है और पेट हमेशा के लिए खराब हो जाता है। कई बार तो आंतों में बार बार धक्के लगने के कारण घाव गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाते हैं, जिनका ठीक होना कठिन होता है। नशेबाज प्रायः सभी पेट के बीमार होते हैं। वह बीमारी आंतों की अग्नि मंद पड़ जाने के कारण ही होती है। शराब पीने वाले लोगों के फेफड़े यदि कुछ बोल पाएं तो यह कहने से न चूकें, भगवन हमें दूसरा जन्म इस शराबी के पेट में मत देना। फेफड़ों का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनमें रक्त भरता है ताकि जब श्वास ली जाए तो वह इस अशुद्ध रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन भीतर आ जाए।
शरीर में समस्त शक्ति, प्राण, ओज का आधार ये ऑक्सीजन ही होती है। सामान्यतः 1 मिनट में 17 बार फेफड़े श्वास खींचते हैं और ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाते हैं। किंतु शराब पीने से आधा घंटे तक श्वास प्रश्वास क्रिया बहुत अधिक तेज हो उठती है और नशा कम होते ही वह गति सामान्य से भी नीचे चली जाती है। उस समय फेफड़ों का काम शरीर को ऑक्सीजन देना नहीं रह जाता, वरन जिस प्रकार किसी आग लग गए मकान के सदस्य खाने पीने का काम छोड़कर जले हुए टुकड़ों को निकालने, मलबा समेटने आदि अनावश्यक कार्यों में लग जाते हैं, उसी प्रकार शराब की स्थिति में फेफड़े उल्टी क्रिया शुरू कर देते हैं। लेना चाहिए था उन्हें ऑक्सीजन और देना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, पर लेने लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण मूर्छा आती है, और छोड़ने लगते हैं ऑक्सीजन। प्रश्वास क्रिया, रेस्पिरेटरी कोशेट नीचा हो जाने पर फेफड़ों को शराब और कार्बन डाइऑक्साइड की सफाई में लगना पड़ता है। इस प्रकार शराबी व्यक्ति के फेफड़ों का अधिकांश काम सुरक्षात्मक हो जाता है, पोषक नहीं। शराबी के मुख और देह का पीलापन उसी का परिणाम होता है। इसी प्रकार शराबी के गुर्दों में भी खराबी आ जाती है, जिसके कारण शराबी लोगों को पुंसवत्व से वंचित होते तक पाया जाता है। गुर्दों, किडनीज का काम है शरीर की रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित रखना। शरीर के सभी कोष जहाँ आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण करते रहते हैं, वहाँ उनसे नष्ट हुए पदार्थ भी निकलते हैं, जिन्हें गुर्दा यूरिया तथा यूरिक एसिड बनाकर पेशाब के रूप में निकालते रहते हैं। आहार विहार में असंतुलन के कारण कई बार शरीर में फॉस्फेट, सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। उस बढ़े हुए अनावश्यक द्रव्य को मूत्र बनाकर निकाल न दिया जाए तो शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां और बीमारियां उठ खड़ी हो सकती हैं। सामान्य अवस्था में गुर्दे यह काम करते रहते हैं और मूत्र के साथ शरीर की गंदगी बाहर निकालते रहते हैं। इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। गुर्दे के पास एक गुच्छे ग्लोमेरुलस के रूप में छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं, कैपिलरीज पाई जाती हैं। यहाँ गुर्दे रक्त में आई हुई गंदगी को रोकते हैं, पर जब शराब पी जाती है तो रक्त के साथ शराब भी यहाँ आ धमकती है, जिसके फलस्वरूप गुर्दे स्वाभाविक गति से अधिक काम करने लगते हैं। उसका एक दुष्परिणाम तो यौन उत्तेजना के रूप में आता है। नशेबाज प्रायः कामुक होते हैं, वह इसी कारण होते हैं। दूसरा, गुर्दे पूरी तरह मूत्र छान नहीं पाते, जिससे रक्त की सारी अशुद्धियां फिर से लौट जाती हैं और अपने साथ मूत्राशय की गंदगी भी ले जाती हैं, जिससे बुद्धि में दूषण उत्पन्न हो जाता है। शराबी आदमी की बुद्धि कुंठित होने लगती है, उसकी विवेक शक्ति इस गंदगी के कारण ही जाती रहती है। यह सारी बातें बताती हैं कि शराब कोई अच्छा पेय नहीं, वरन यह स्वास्थ्य की दुश्मन है। जो भी उससे बच जाए वह बुद्धिमान, और जो भी उसमें फंस जाए उसे अभागा ही कहा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में शराबी और उनके परिवार पर स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु लगभग 2 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परियोजना के अंतर्गत मध्यव्यय के ऊपर वार्षिक खर्च 7 अरब से 90 अरब तक माना जाता है। 22 से 43% भ्रष्टाचार शराबियों द्वारा किया जाता है। यहाँ 50,000 वार्षिक सड़क यातायात दुर्घटनाओं में से 1/3 दुर्घटनाएं शराबियों द्वारा की जाती हैं। आत्महत्याएं करने वालों में ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक पाई गई है, जिससे 5 लाख व्यक्ति घायल होते हैं और लगभग 14 अरब रुपए की संपत्ति की हानि होती है। अस्पतालों में भर्ती हुए कुल रोगियों में से 13 से 26% मद्यसार से उत्पन्न रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या थी। इसमें मद्यसार से उत्पन्न मनोविक्षिप्त पुरुष रोगियों की संख्या 15% व महिलाओं की 3 से 4% थी। 40% पुरुष और 13% महिला निजी अस्पतालों में ऐसे रोगी भर्ती हुए जो मनोविक्षिप्त तो नहीं थे, पर वे मद्यपान के शिकार थे। फ्रांस में प्रौढ़ जनसंख्या का
15% इसके रोग से ग्रस्त पाए जाते हैं। कनाडा में यह दर 2.4%, 5 पुरुष 1 महिला का अनुपात। स्वीडन में 3.5%, 0.49% इटली में। इंग्लैंड में 1.1% से 8.8 या 11% तक। स्विट्जरलैंड में 2.2 से 13% तक है। मद्यपान यूं अब विश्वव्यापी रोग बनता जा रहा है, पर धनी देश उस हानि को किस प्रकार सहन भी कर सकते हैं, किंतु भारत जैसे निर्धन देश के लिए तो उन हानियों से बचने पर सहन करने तक का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसे भारतवासियों के लिए तो सर्वनाश की निशानी ही समझा जाना चाहिए। नशों में शराब प्रमुख है, यों सिगरेट और चाय भी हल्के नशे की श्रेणी में आते हैं, पर उनने अब नमक चीनी की तरह स्वास्थ्य के लिए अहितकर होते हुए भी दैनिक प्रयोग में स्थान प्राप्त कर लिया है। इन नशों की हानि धीमी है और कालांतर में ही उनके दुष्परिणाम प्रकट होते हैं, पर शराब तो हाथों हाथ अपनी विनाश लीला का परिचय देती है। स्वास्थ्य की बर्बादी, मानसिक संतुलन में बेतरह विक्षेप, पैसे का अपव्यय, परिवार तथा संतान पर दुष्प्रभाव, सम्मान और विश्वास में कमी जैसी हानियां ऐसी हैं जिसके कारण मनुष्य धीरे धीरे पतन के गर्त में गिरता जाता है और न केवल स्वयं बेमौत मरता है, वरन अपने समूचे परिवार को साथ ले डूबता है। शराब के कारण मनुष्य की जीवनी शक्ति निरंतर घटती जाती है, फलतः वह साधारण रोगों तक का प्रतिकार नहीं कर पाता। इलाज करते रहने पर भी मुद्दतों तक बीमारी का त्रास भुगतना है। श्रम करने की शक्ति के क्षीण हो जाने से महत्वपूर्ण समस्याओं पर सही निर्णय ले सकना तो दूर, दैनिक कामकाज में ही उपयुक्त व्यवस्था बनाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे लोग प्रायः अर्ध विक्षिप्तों तथा अर्ध मृतकों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं और पिछड़े स्तर का जीवन जीते देखे गए हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि किस तरह जो शराब है वो मनुष्य को बर्बाद कर देती है, न केवल उसके जीवन को बर्बाद कर देती है बल्कि उसके परिवार को भी बहुत क्षति पहुंचती है। तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना तो शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक है, ना मानसिक स्वास्थ्य में, बल्कि हमें बहुत सारे जटिल रोगों से ग्रसित कर देती है। तो आइए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।